सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो आपके यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड का 2024 का जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपका यहाँ पे 2025 के जहाँ पे बोर्ड के एग्जामिनेशन है उसकी जहाँ पे प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी हो जाने वाली है। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख करके जाते हैं तो आप जो है यहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं, और चाहें तो यहाँ पे आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फटाफट से जो है अपने यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो आपका यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपके यहाँ पे टिक मार्क है ना, मतलब कि आपको यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से आपने सही ऑप्शन लिख करके आना है एग्जाम में। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है उसके यहाँ पे 5 भाग हैं, तो क वाला भाग हम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कहता है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है इन द फॉलोइंग इरेशनल नंबर इज। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला कहता है रूट 16। देखो रूट 16 हो नहीं सकता। रूट 16 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 4, तो ये तो हो नहीं सकता। रूट 5 हो सकता है। ठीक है, सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है वो है 16/5, ये भी नहीं हो सकता। और 0.75 पॉइंट में, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि जो आपके पहले का कॉ जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा रूट 5। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, परिमेय संख्या आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका ख वाला भाग। इसमें क्या करना है, इसमें ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। कहता है यदि ठीक है, हमको यहाँ पे जो है द्विघात बहुपद दिया हुआ है। तो कहता है यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो दोनों अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे पहले जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है वो लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन तो आप बहुत बेसिकली इनको समझ सकते हो, ख वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक द्विघात बहुपद दी हुई है। ठीक है, जो जो दिया है उसको लिख देते हैं, है ना। हालांकि आप एग्जाम में सिर्फ जो यहाँ पे इसमें से चारों में सही ऑप्शन है वो लिख करके आओगे, पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ax² + bx + c। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दी हुई है। यहाँ पे कहता है कि इसके जो यहाँ पे शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो अल्फा और जो बीटा है वो आपके शून्यक हैं, और अल्फा प्लस बीटा बन गया आपके शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो आपने इसका फॉर्मूला ठीक है अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो आपके जो यहाँ पे चारों ऑप्शन है उसमें से जो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, तो इसका मतलब सेकंड वाले का हो गया b/a। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो अब पहले का गौ देखते हैं। यहाँ पे कहता है, यहाँ पे हमको जो है समांतर श्रेणी दी हुई है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। कहता है 10, 7, 4, ये हमको एक एपी दी हुई है का 5वां पद होगा। ठीक है, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले, गो। ठीक है, 10 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। ठीक है, और डैश 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 पूछ रहा है 5वां पद। ठीक है, 5वां पद। ठीक है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आप जो है एग्जाम में इसमें से सही जो ऑप्शन होगा वो लिख करके आओगे, पर यहाँ हम इसको जो है प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एपी का जो पहला पद हो जाएगा ए, वो 10 हो जाएगा। 10 जो इसका सारवंतर है वो कितना हो जाएगा, 7 - 10, तो कितना आ जाएगा -3। तो हमने करना क्या है, ठीक है, हमने इस एपी का जो है यहाँ पे 5वां पद निकालना है। तो आपको पता होगा कि पदों का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे हम यहाँ पे करते हैं, 5वां पद। ठीक है, तो देखो जो भी आपका पद होगा ना उसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए लिखेंगे प्लस जो भी आपने पद निकालना है उससे एक ठीक है, आपने 5वां पद निकालना है तो एक यहाँ पे कम नंबर आ जाएगा। ठीक है, 5वां निकालना है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 और डी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो a + 4d, तो इसका मतलब यहाँ पर हम जो भी वैल्यू हमने यहाँ निकाली इसको रख देंगे। तो a की जगह 10 प्लस 4 की जगह 4, डी की जगह कितना आ जाएगा, -3। तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस -12, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ आ गया 10 - 12, ये कितना आ गया, -2। ठीक है, एक सेकंड, ये शायद दिखाई नहीं दिया। ठीक, कोई बात नहीं, ये आप यहाँ से देख लो। तो ये आ गया कितना, -2। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ये आपकी एपीएस का 5वां पद कितना हो जाएगा, -2। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अब देखते हैं घ वाला। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे घ। ठीक है, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो कहता है sin थीटा = cos थीटा, तो थीटा का मान होगा। हमको दिया है कि sin थीटा जो है यहाँ पे किसके बराबर है, cos थीटा की हमको दिया हुआ है। तो अगर ये है ना जो आपके यहाँ पे कंडीशन है ये किस बात के लिए सही होगी, 4 ऑप्शन दिए हैं, 0, 30, 45 और 90। तो आपको पता है कि जो आपका यहाँ पे साइन और जो cos होता है उनकी एक ही एंगल पे वैल्यू यहाँ पे जो बराबर होती है वो होती है आपका यहाँ पे 45। तो इसका यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं पहले का डो। तो आपको जो क्वेश्चन है वो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। कहता है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर जो यहाँ पे स्थित बिंदु के जो यहाँ पे निर्देशांक होते हैं वो कितने होते हैं, x, 0। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं चौ। ठीक है, क्योंकि देखो एक एक नंबर के हैं तो इनमें ज़्यादा टाइम आपको भी नहीं लगना चाहिए। तो कहता है यदि द्विघात समीकरण x² - 6x + k = 0 के मूल समान हैं तो k का मान होगा। ठीक है, चलो पहले समीकरण लिख देते हैं। हमको दिया हुआ है x² - 6x + k = 0, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है कि यदि इसके मूल समान है, ठीक है,
क्या है, मूल समान, मूल समान हमको दिए हुए, ठीक है, मूल समान। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जब मूल समान होते हैं तो एक चीज़ होती है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा विविक्तिकर, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विविक्तिकर, जिसको हम डी से शो करते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको पता होगा। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर 0 के बराबर होनी चाहिए, तभी आपके मूल समान होते हैं। इसका मतलब इसके मूल समान है, तो इसका जो यहाँ पे विविक्तिकर है डी है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, 0 हो जाने वाली है। इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, के की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखो जो आपके यहाँ पर समीकरण है, इससे हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे जो इसके गुणांक है। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, बी होता है आपका एक्स का गुणांक माइनस का 6, और जो सी है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, के। आपको बात समझ में आई। चलो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं इनको उठा करके इस सूत्र में रख देंगे जो आपका यहाँ पे विविक्तिकर वाला सूत्र है। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा के। अब ये यहाँ पे किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है कि इसके मूल कैसे हैं, समान है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 36 माइनस 4 और के, ठीक है, 4 के गुणा के से 4 के बराबर 0, ठीक है। इस 4 के को हम इधर भेजेंगे, यहाँ माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 4 के बराबर कितना आ जाएगा, 36, और के की वैल्यू, ठीक है, 4 9 जा 36, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 9, ठीक है। तो हमने यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी थी और वही हमने यहाँ पे निकाल दी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, ये आपका 6 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले का 6, इसको हम करते हैं, पहले का 6 क्या कहता है, देखो कहता है कि एक हमारे पास यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें जो उसकी यहाँ पे बी सी जो यहाँ पे भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, और ए बी और ए सी के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली जो है ना, जो रेखा है उसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको चित्र के साथ यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज की बात हो रही है, तो एक यहाँ पर हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी और सी, ठीक है। ये हमने ए बी सी नाम दे दिया। कहता है जो बी सी है उसकी जो यहाँ पे लंबाई है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो इसकी मैंने यहाँ पे लंबाई भी 6 सेंटीमीटर दिखा दी। अब कहता है कि एक रेखा है जो कि ए बी और ए सी के मध्य बिंदुओं को जोड़ रही है, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु मतलब यहाँ पे जो उनके मध्य बिंदु उनको जोड़ रही है, तो उसकी लंबाई क्या होगी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देखो बहुत सिंपल है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, जो, ठीक है, ये देखो ये इसके यहाँ पे पैरेलल होगी, ये इसके यहाँ पे समांतर होगी, है ना, ये तो है ही। तो जो ये बी सी है ना रेखा, उसकी ठीक आधी ये वाली आपकी लाइन होती है, किससे, एक आपकी है ना, आपने शायद ये क्लास 9 में पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। आपकी एक मध्य बिंदु यहाँ पे जो है प्रमेय थी वही, ठीक है, उससे आपको जो है एक चीज़ यहाँ पे जो आपको एक चीज़ पता चलती है कि जो लेंथ ये होगी उसकी ठीक आधी लेंथ ये वाली होगी। तो इसका मतलब ये लेंथ 6 है, तो 6 का हम क्या कर देंगे आधा, तो कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको जो है आई होप आपको समझ में आ गई होगी अगर आपने क्लास 9 में मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी है तो, ठीक है। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें इसका सेकंड वाला जो ऑप्शन है, जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखते हैं जो आपका पहले का जो है, ठीक है, ये लास्ट है आपका यहाँ पे टिक मार्क। तो कहता है यदि किन्हीं दिए हुए आंकड़ों के लिए माध्य और माध्यिका जो है यहाँ पे 12 और 15 है तो उनका बहुलक होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे माध्य दिया हुआ है, लिख लेते हैं जो जो वैल्यूज़ दी हुई है। माध्य दिया हुआ है 12, और क्या क्या दिया हुआ है, और माध्यिका दी हुई है, ठीक है। माध्यिका कितनी दी हुई है, माध्यिका दी हुई है 15, ठीक है। माध्य दिया हुआ है 12 और माध्यिका दी हुई है 15, ठीक है। तो उनका यहाँ पे हमने क्या निकालना, बहुलक। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको माध्य माध्यिका और बहुलक में जो संबंध है वो पता होना चाहिए। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्यिका, ठीक है, ये शायद आपको याद भी हो, माइनस 2 गुणा माध्य, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो हमने क्या निकालना है, हमने यहाँ पे जो है बहुलक निकालना है। तो 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका कितनी दी हुई है 15, माइनस 2 गुणा माध्य कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 45 और ये हो जाएगा 24, ठीक है। 45 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 21, ठीक। तो ये आ गया आपका यहाँ पे आंसर। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, जो इसका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन वो हो जाएगा सही, ठीक है। तो आपके जो यहाँ पे ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे वो अब यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कहता है पूर्णांकों 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अब हम आ गए सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आपको दो संख्याएं दी हुई हैं। पहला दिया है 26 और दूसरा दिया है 91, ठीक है, दोनों आपको दिए हुए हैं। तो आपने यहाँ पे अभाज्य, ठीक है, आपने ये जो यहाँ पे विधि है वो पढ़ी होगी, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको हम कैसे वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आपने क्या करना है, आपने जो है इनका यहाँ पे LCM निकालना है। तो सिंपली कैसे हो जाएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा 2, ठीक है, 13 दूनी 26 होता है, और जो 91 है वो भी आपके यहाँ पे 13 के टेबल में आता है, कितना हो जाएगा 13 गुणा
7, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो हमने क्या निकालना है इसका यहाँ पे, हमने अच्छा सिर्फ यहाँ पे जो है इसका HCF निकालना है। तो आपको पता होगा कि ठीक है, यहाँ पे जो है इनके जो यहाँ पे गुणनखंड है उनको ज्ञात करने के बाद जो भी आपके यहाँ पे सेम नंबर्स आते हैं वही क्या होते हैं, HCF। तो इनका जो यहाँ पे HCF है वो कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका HCF कितना हो गया, 13। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो क्या कहता है थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कहता है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है, ठीक है। AP दी हुई है 21, 18, 15, ठीक है, का कौन सा पद शून्य है पूछ रहा है। तो जो जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे निकाल सकते हैं उनको निकाल लेंगे। A हो जाएगा 21, D सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद, तो कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। बस इतनी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हमको चाहिए क्या, कहता है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, इसके लिए आपको पता है फॉर्मूला है ना, nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने याद किया होगा, A + n - 1 और यहाँ पर गुणा में D, ये आपको पता होगा। चलो, तो जो देखो हमने यहाँ पे, ठीक है, हमने ये चीज़ यहाँ पे पता करनी कि कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ पे जो an की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 + n-1, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमको पता नहीं है, n-1, और D की वैल्यू कितनी है, -3, ठीक है। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, -3। अब इसको थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, ठीक है। मैं यही चीज़ यहाँ पे एक बार फिर से उतार देता हूँ, 21 + n-1 और -3, ठीक है, ईजी हो गई। चलो, अब देखो क्या हो जाएगा, जो 21 है इधर प्लस का है तो इधर इसको इधर भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा n-1 और कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। जो -3 है n-1 के साथ गुणा में है, इसको भी बाईं तरफ भेज देंगे तो किस में चल जाएगा, ये भी भाग में। तो -21/-3 बराबर कितना आ जाएगा, n-1, माइनस से माइनस गया, 3 सत्ते 21, तो n-1 कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो यहाँ पर 1 है ना, ये यहाँ पर माइनस का है, इसको जो भेज देंगे दाईं तरफ, तो कितना हो जाएगा, 7 + 1, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 8। इसका मतलब कि जो आपकी AP है, जो आपकी यहाँ पे AP थी 21, 18, 15, इस टाइप से जो आई को पढ़ ली थी, इसका जो यहाँ पर 8वां पद है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो, अब देखते हैं आपका यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो कहता है एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और -2 है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो हमको एक जो है द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है जिसके यहाँ पे मूल जो है 5 और -2, हमको यहाँ पे 2 मूल दिए हुए हैं, ठीक है। देखो जो आपके यहाँ पे द्विघात समीकरण है ना, उसको हम यहाँ पे एक फॉर्मूले से यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए, वो होता है x² - α + बीटा, यहाँ पे गुणा में x और प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा, ठीक है। तो देखो आपको पता होगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ये है आपके यहाँ पे शून्यकों का योगफल, अल्फ़ा गुणा बीटा क्या है, शून्यकों का यहाँ पे गुणनफल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइड में शून्यकों का योगफल और जो यहाँ पे गुणनफल है वो निकाल लेंगे। देखो दोनों शून्य गए तो दोनों को जोड़ेंगे, तो 5 + -2 कितना आ जाएगा, 3। तो शून्य का जो योगफल आया वो आया 3। बात करते हैं शून्य को जो यहाँ पे गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 गुणा -2, वो कितना आ गया, -10, ठीक है। तो ये हो गया आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, हो गई अल्फ़ा गुणा बीटा की वैल्यू, इसमें रख देते हैं फॉर्मूले में, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3, तो कितना हो जाएगा 3x, और जो आपकी यहाँ पे अल्फ़ा गुणा बीटा की वैल्यू है वो है -10। तो ये आपकी हमने यहाँ पे द्विघात समीकरण ज्ञात करनी थी, वो हमने यहाँ पे ज्ञात कर ली। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे फिफ्थ वाला क्वेश्चन कहता है sin 60 cos 30 + cos 60 sin 30 का मान निकालिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका जो मान है वो ज्ञात करना है, तो लिख देते हैं sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो आपको ना ये वाले क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे जो इनके यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं वो पता होनी चाहिए। तो देखो sin 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वो होती है √3/2, ठीक है। cos 30 की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, वो कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2, ठीक है। प्लस cos 60 की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे कितनी होती है, वो होती है 1/2 होती है, और जो आपके यहाँ पे sin 30 की वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है, 1/2, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे रूट नहीं है, ये 1/2 है, ठीक है। तो देखो रूट से रूट सेम रूट की मल्टीप्लाई होगी तो कितना बन जाएगा, 3/4, ठीक है, 2 की गुणा 2 से, और यहाँ कितना बन जाएगा, 1/4, ठीक है। इनका एलसीएम निकाल लेंगे, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, और ऊपर कितना बन जाएगा, 3 + 1, ठीक है। तो 3 + 1 भी कितना होता है, तो 4/4, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपको यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए थे इसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक। अब देखते हैं सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या आता है।
कहता है बिंदुओं 5 कॉमा -6 और -1 कॉमा -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष और यहाँ पे हमको अनुपात भी दिया हुआ है के अनुपात 1 के अनुपात में यहाँ पे जो है यहाँ पे विभाजित करता है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे के का जो मान है वो फाइंड आउट करना है। के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जो वैल्यूज़ दी हुई है उनको लिख देते हैं पहले एक बारी। हमको दिया हुआ है 5 कॉमा -6 और हमको एक बिंदु और दिया हुआ है 1 कॉमा यहाँ पे -4। ठीक है, दो बिंदु हमको यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे एक रेखाखंड है जो कि इसको y अक्ष पे, किस पे, y अक्ष पे एक अनुपात में यहाँ पे जो है विभाजित करता है और वो अनुपात आपको दिया हुआ है k अनुपात 1। ठीक है, ये हमको सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। इससे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या सॉल्व होगा ये। सबसे पहले तो y अक्ष पे यहाँ पे जो है विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब जो इसके यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y अक्ष पे यहाँ पे अगर ये इसको विभाजित कर रहा है तो जो इसके यहाँ पे है ना y अक्ष पे जो इसके यहाँ पे निर्देशांक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 0, y। आपको पता है x अक्ष पे जो इसके यहाँ पे ठीक है जो इसके यहाँ पे निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x, 0 और y अक्ष पे जो होते हैं वो होते हैं 0, y। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू -6, ठीक है, x2 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है -4। ये सारी वैल्यूज़ हैं और हमको अनुपात भी दिए हुए हैं। तो m1 की वैल्यू हो गई k और जो m2 की वैल्यू है वो हो गई 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होगा क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, जो आपका यहाँ पे है ना, जो भी आपका यहाँ पे विभाजित करने वाला जो निर्देशांक होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है m1x2, ये आपने पढ़ा होगा, m2x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 + m2, ये आपको पता होगा। चलो अब देखो किस अनुपात है ना, किस जहाँ पे वो उसको यहाँ पे जो विभाजित कर रहा है वहाँ पे 0, y, क्योंकि यहाँ पे y अक्ष में जो यहाँ पे है ना यहाँ पे विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब जो आपके यहाँ पे x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे कितना रख देंगे 0x की जगह। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी k, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 और x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक, m1 + m2, ठीक है, m1 + m2 का मतलब क्या हुआ, m1 + m2 का मतलब हुआ k + 1। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। देखो k + 1 यहाँ जाएगा तो 0 से गुणा होगी, 0 बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का k और क्या बन जाएगा प्लस का 5 बराबर 0। 5 को उधर भेजो, -k बराबर -5, माइनस से माइनस गया तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 5। हमने यही तो ठीक है, हमने यहाँ पे k की वैल्यू जो थी वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, जो k की वैल्यू थी वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, तो वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में। चलो अब देखते हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन। कहता है sec a + tan a, ठीक है, ये अपना यहाँ पे जो यहाँ पे ब्रैकेट में है इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 - sin a, इसको हमने प्रूव करना है cos a के यहाँ पे बराबर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे प्रूव कर देंगे। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है भी क्वेश्चन। देखो आपको पता है जो sec a होता है वो यहाँ पे है ना ठीक उल्टा होता है, इन्वर्स होता है cos a का। तो sec a को मैं देखो यहाँ पे आपको सारे जो फॉर्मूले हैं वो याद रहने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो sec a की जगह मैंने लिख दिया 1/cos a। जो tan a होता है उसको हम लिख सकते हैं sin a/cos a। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 - sin a, तो यहाँ पे हम क्या रहने देंगे 1 - sin a ही रहने देंगे। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, ये हमने LHS ले लिया। ठीक है, क्योंकि इसको हम इसी को हमको प्रूव करके जहाँ पे RHS के बराबर लाना होता है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a है तो दोनों का LCM आ जाएगा। ये कितना बन जाएगा cos a बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। और यहाँ कितना आ जाएगा 1 + sin a। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ है 1 - sin a। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये है ठीक है, ये 1 + sin a, ये है यहाँ पे 1 - sin a। तो इसको हम बोल सकते हैं a + b और इसको हम बोल सकते हैं a - b। तो मैं यहाँ पे चलो लिख भी देता हूँ सरसेमी का a + b और a - b। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है a² - b²। ठीक है, ये आपको याद होगा क्या होता है a² - b²। ठीक है, चलो तो लिख देते हैं। तो a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और है ना b² मतलब साइन का स्क्वायर, sin स्क्वायर a। ठीक है, डिवाइडेड बाय cos a। ठीक, इतना हो गया। अब एक सरसमी का देखो आपने और पढ़ी होगी जो कि होती है, ठीक है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ठीक है जो आपका sin स्क्वायर है इसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी cos स्क्वायर a की। मतलब यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर a है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a। ठीक है, फॉर्मूले याद होंगे तो बहुत सिंपली हो जाएगा बाय cos a। ठीक है, यहाँ पर cos a है, इससे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a का एक जो यहाँ पे स्क्वायर है वो कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा cos a। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड था और ये हमने यहाँ पे प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक, चलो अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं 8th वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कहता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर का एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो निकालना है जिसका कोण यहाँ पे 60 अंश है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ पे जो पाई है उसको हमें 22/7 लेने को कहा गया है। ठीक, तो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो एक वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो दिखा देंगे r = 21 सेंटीमीटर।
और यहाँ पे जो हम जो कोण है वो भी कितना दिया हुआ है 60 डिग्रीज, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये आपने याद किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस क्या करनी है, वैल्यूज़ रखनी है और सॉल्व कर देना है। तो यहाँ ये जो पाई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 22/7, आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 21, तो 21 का स्क्वायर है तो 21 कितनी बार यहाँ पे लिख देंगे, 2 बार लिख सकते हैं, 21 गुणा 21, ठीक है। और क्या है थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, ठीक। इसका जो है डिवाइड हो जाएगा किससे, यहाँ पे पूरे का डिवाइड जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा 360 से। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो तो 7, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। 7 3 जा 21, और यहाँ पे कितनी बार हो जाएगा, 0 से 0 गया, 6 6 जा 36, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 22 इंटू 3, और यहाँ पे कितना आ गया इंटू 21। तो इनके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, और यहाँ डिवाइड में 6 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड में 6 भी दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 था ना, इसको इससे यहाँ पे कैंसिल आउट किया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं 9th वाला क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखते हैं 9th वाला क्वेश्चन, तो एक बार पढ़ लेते हैं 9th वाला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कहता है यदि पी ई जो है वो यहाँ पे है ना, ये जो पी है यहाँ पे ये आपकी प्रायिकता है, तो कहता है 0.5, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ पे किसी चीज़ के होने की हमको यहाँ पे प्रायिकता दी हुई है कितनी, पी ई, ठीक है, कितनी दी हुई है 0.05, ये हमको दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, हमने जो है यहाँ पे ई जो है, ठीक है, ई आपका कोई एक यहाँ पे प्रायिकता है, उसके ना होने की जो यहाँ पे प्रायिकता है वो हमने यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो होने की जो प्रायिकता होती है वो ठीक है, जो ना होने की प्रायिकता होती है उसको हम कैसे निकालते हैं, जो होने की प्रायिकता होती है उसको एक से यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, सबसे सिंपल तरीका। तो कितना आ जाएगा 0.95, तो इसका मतलब जो ई है उसके ना होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0.95। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं 10th वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10th वाला क्वेश्चन। तो क्या कहता है 10th वाला क्वेश्चन, 10th वाला क्वेश्चन कहता है यदि HCF 306 और 1314, ठीक है, हमको यहाँ पे हमको यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, उनका जो यहाँ पे HCF है वो है 18, तो हमने इनका यहाँ पे क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। तो HCF हमको यहाँ पे दिया हुआ है, 2 नंबर दिए हुए हैं 306 और 1314, 1314, उनका LCM जो HCF है वो कितना दिया हुआ 18, तो हमने क्या करना है यहाँ पे LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो LCM जो फाइंड आउट करते हैं, देखो आपने क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं उनके आपने यहाँ पे जो है सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 नंबर दिए हुए 306 1314, और ठीक है इनके आपने यहाँ पे जो है की मल्टीप्लाई, और जो भी आपका यहाँ पे HCF है उससे आपने क्या दे देना है, यहाँ पे इसको डिवाइड दे देना है, ठीक है। तो इसको आप जो ठीक है सॉल्व करोगे, मैंने इसकी वैल्यू पहले से निकाल के रखी है, तो इसकी वैल्यू आएगी 22338। तो ये हो गया आपका 10th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व, ठीक है। चलो अब देखो जो आपका यहाँ पे 11th वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है ना थोड़ा हिंदी लिख करके थोड़ा सा, ठीक है, उस टाइप से आपको इसे सॉल्व करना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है, आप इसे जो है खुद से यहाँ पे समझ करके कर सकते हो, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं सीधे यहाँ पे 12th वाला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 12th वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से यहाँ पे विभाज्य है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से यहाँ पे विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली, इसका मतलब कि जो सबसे पहले अपनी 3 अंकों वाली संख्या है वो कौन होती है 100, ठीक है, सेकंड 101, तो मतलब उसी में से जो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो कि यहाँ पे 7 से यहाँ पे विभाज्य है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपका AP से है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे AP का यूज़ करेंगे। तो ऐसी सबसे पहले कौन सी 3 अंकों वाली संख्या है जो कि 7 से यहाँ पे विभाज्य होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली संख्या होती है आपकी यहाँ पे 105, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका AP का जो यहाँ पे पहला पद है वो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। जो आपका यहाँ पे सेकंड पद है वो कितना हो जाएगा 112, ठीक है। जो आपका थर्ड है वो कितना हो जाएगा 119। कुछ नहीं करना आपने, ठीक है, पहला पद पता चल गया, साथ साथ उसमें जो यहाँ पे आपने जोड़ते हुए चलना है। अब ऐसी है ना 3 अंकों वाली सबसे लास्ट संख्या जो कि 7 से यहाँ पे विभाज्य होगी, ठीक है, वो होती है आपकी 994। ये वाला जो है आपको AP, ठीक है, आपको ये याद रहनी चाहिए कि मतलब 7 से 3 अंकों वाली पहली 3 और आखिरी वाली जो है यहाँ पे संख्या विभाज्य होती है, ठीक है। या फिर आप जो है यहाँ पे भाग दे कर भी यहाँ पे निकाल सकते हो, पर एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है, ठीक। चलो तो AP हमको यहाँ पे मिल गई है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105, ठीक है। D की वैल्यू 112 में से 105 घटेगा तो कितना आ जाएगा 7, और AN की वैल्यू हमको पता है अंतिम पद क्या है इस AP का, ठीक है, वो कितना है 994। तो बस हमने यहाँ पे क्या लगा देंगे, जो आपका n पदों का सूत्र है उससे हमको ये पता चल जाएगा कि मतलब जो भी हमारे AP है इसमें कितने पद है जो कि 7 से यहाँ पे विभाज्य हैं, ठीक है। तो AN बराबर कितना हो जाएगा A + n-1 इंटू में D, AN की वैल्यू रख देते हैं 994, A की वैल्यू 105 प्लस n-1 और जो यहाँ पर D की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। 105 यहाँ प्लस का है, इधर शिफ्ट करेंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो 994 माइनस 105, और ठीक है यहाँ कितना आ जाएगा n-1 और गुणा में 7, ठीक है।
994 में से 105 माइनस कर देंगे और यहाँ पे जो आपका 7 है ये भी इधर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं 994 माइनस 105, यहाँ से गुणा में तो यहाँ कहाँ चल जाएगा भाग में, और ये यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का n-1, ठीक है। इसी आपके आ जाएगी। चलो अब इसको देखते हैं अगले पेज में। यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ मैं 994 माइनस 105/7 इज इक्वल्स टू n-1, ठीक है। तो देखो 994 में से 105 हो यहाँ पर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 889 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू n-1, ठीक है। तो इसको इससे भागा भी दे देते हैं, तो भागा देखिए कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा n-1 और 127, ठीक है। एक यहाँ माइनस का है, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो n की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 128। तो इसका मतलब कि 128 ऐसी संख्या है जो कि है ना 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो कि 7 से यहाँ पे विभाज्य है, ठीक है। तो ये हो गया अपना यहाँ पे 12th वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं 13th क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे 13th क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पे हमको जो है एक ABC यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। तो जो आकृति दी हुई है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये आकृति हमको दी हुई है, ठीक, A B और C, ठीक है। ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है और एक लाइन और यहाँ पे जा रही है इसको काट करके, जिसकी जो यहाँ पे पॉइंट है वो है D और E, ठीक है। AD की लंबाई हमने यहाँ पे ज्ञात करनी है और DB की जो लंबाई है ये B है, ठीक है। DB की लंबाई है 7.2 सेंटीमीटर और EC की लंबाई है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो आपकी यहाँ पे AE की लंबाई है वो है यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे कितनी है 1.8 सेंटीमीटर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको दी हुई हैं और कहता है जो AD है, जो AD यहाँ पे है उसकी लंबाई हमने यहाँ पे ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो AD ये है तो इसकी लंबाई हम यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे, आपने थेल्स प्रमेय पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसमें, ठीक है, वो क्या कहता है हम यहाँ पे सीधे देखेंगे मैथमेटिकली। तो देखो ये जो लाइन है ना ये इसको यहाँ पे क्या करके जा रही है, इसको यहाँ पे काट करके, मतलब कि इसको यहाँ पे दो हिस्सों में यहाँ पे विभाजित करके जा रही है। तो इसके जो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात होगा वो आपस में क्या हो जाने वाला है, वो आपस में यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC के। ये थेल्स प्रमेय है, ये आपने पढ़ा होगा। तो AD/ जो है DB वो यहाँ पर बराबर हो जाएगा AE/EC के, ये आपको पता है। तो देखो AD की जगह आपका AD रहने वाला है, DB कितना है, DB की वैल्यू हमको दी हुई है 7.2, AE की वैल्यू भी दी हुई है 1.8 और जो EC है उसकी वैल्यू भी दी हुई है 5.4, ठीक है। तो इनके आपस में यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 5.4 AD बराबर 1.8 गुणा 7.2, ठीक है। 5.4 AD के साथ गुणा में इसको भी दाईं तरफ भेज देंगे, ये भी चला जाएगा आपका दाईं तरफ इसमें भाग में, ठीक है। इस पूरे को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो एक सेकंड दिख नहीं रहा, आप इनको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हमने AD की वैल्यू निकालनी थी, वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब देखते हैं 14th क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं 14th वाला क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई 13 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, जो PQ है उसकी हमने यहाँ पे लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो आपको है ना ये सारी की सारी जो यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं इसका हम यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं और उसके बाद देखते हैं इसका यहाँ पे सोल्यूशन कैसे होने वाला है। त्रिज्या का एक वृत्त दिया हुआ है तो यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। वृत्त ये हमने यहाँ पर बना लिया, इसकी जो त्रिज्या है वो यहाँ पे कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। इसके कहता है इसके यहाँ पे एक स्पर्श जो रेखा है वो यहाँ पे इसके यहाँ पे P बिंदु है यहाँ से, और जो केंद्र है वो कितना दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है, यहाँ से खींच करके जाती है और कहाँ पे मिलती है, एक Q बिंदु पर जा कर के मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बिंदु आपका Q होगा जहाँ पर ये जा कर के मिलती है। तो हम क्या करते हैं, हम जो ये Q बिंदु है इसको हम यहाँ पे O से भी मिला देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था इसमें जो जो चीज़ें हमको दी हुई थी उन सब का यूज़ करके हमने क्या कर लिया, यहाँ पे चित्र बना लिया। और हमको एक चीज़ और दी हुई थी, जो OQ है उसकी लंबाई कितनी दी हुई है 13 यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी हमको यहाँ पे दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे ये भी लिख दिया 13 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे निकालना क्या है, हमने यहाँ पे QP की लंबाई निकालनी है, जो ये वाली लेंथ है ये हमने यहाँ पे निकालनी है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये बन चुका है POQ, ये बन चुका है एक समकोण त्रिभुज। और समकोण जो आपका यहाँ पे त्रिभुज है इसका जो लंब है वो 5 सेंटीमीटर है, आधार यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पे कर्ण ज्ञात करना है तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, तो लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर, ये आपका कर्ण है, ठीक है। लंब क्या है OP, तो OP की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर, धन आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है 13, तो कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो
तो यहाँ कितना हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, ये मैंने काट दिया यहाँ पे, जो अपना चित्र है वो सही बना हुआ है। यहाँ पे जो आपका ओ क्यू है ना वो यहाँ पे कर्ण है, जो ओ पी है वो यहाँ पे आधार है, और जो ये क्यू पी है ये यहाँ पे लंब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर मतलब कि कर्ण का स्क्वायर जिसकी वैल्यू 13 है, ठीक है, क्यू पी का स्क्वायर जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, मैंने वहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखा नहीं, ठीक है, हमने यहाँ पे जो क्यू पी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू पी, ये हमने फाइंड आउट करना है क्यू पी, ठीक है। और जो ओ पी है उसकी वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर मतलब ये 25 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 169, और ये 5 का स्क्वायर 25, यहाँ प्लस का इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, और यहाँ कितना हो जाएगा क्यू पी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 144 144 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू पी, और यहाँ पे अंडर रूट भी आ जाएगा, ठीक है, वर्ग इधर भेजा तो अंडर रूट, आपको पता है 144 का अंडर रूट होता है 12, तो क्यू पी की हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी और वो आ गया यहाँ पे आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 14 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अब देखते हैं 15 क्वेश्चन। तो जो आपका यहाँ पे 15 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको सारे आंकड़े दिए हुए थे, और इसमें आपने निकालना क्या है, इसमें आपने माध्यक वर्ग निकालना है, ठीक है, माध्यक वर्ग, ठीक है, जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, माध्यक वर्ग इसमें हमने निकालना है। तो मैंने सीधे जो वैल्यूज़ दी हुई थी उनको यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, देखो ये आपका सी आई होता है, ये आपका एफ होता है, अब हम क्या निकालेंगे सी एफ, क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे बात माध्यक की हो रही है तो सी एफ निकालना आपका यहाँ पे जरूरी है। आपको पता होगा कैसे, जो यहाँ होता है उसको यहीं पर लिखते हैं, और इसके साथ जो नीचे वाला है इसको हम जोड़ते हुए चलते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये कितना बन जाएगा 25, ठीक है, 25 में 12 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा 37, और इसमें यहाँ पर 20 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 57, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 57 प्लस 9 हो जाएगा 66, ठीक है। तो इसका मतलब आपके यहाँ पे n की वैल्यू वो कितनी आ गई 66। अब देखो हमने यहाँ पे माध्यक नहीं निकालना, ठीक है, उसका तो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमने माध्यक वर्ग निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, हमने यहाँ पे माध्यक वर्ग निकालना ना कि माध्यक। तो माध्यक वर्ग कैसे निकलता है ये आपको पता होगा, जो आपका n है ना, जो भी आपका n आया है उसका आपने आधा कर देना है, तो कितना हो जाएगा 66/2 कितना हो गया 33, ठीक है। तो जो n की वैल्यू है सॉरी जो आपके यहाँ पे n/2 की वैल्यू है यहाँ पे 33 आ गई। इतना करने के बाद आपने जब यहाँ पे ये 33 निकाल दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे सी एफ में देखना है कि यहाँ पे जो 33 है ये किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 25 और यहाँ पे 37 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे 37 है ये इस यहाँ पे जो 33 है इसके लिए यहाँ पे अपर लिमिट हो गई। तो आपने क्या करना है, इस जो ये 37 है इसी के सीध में यहाँ पे चले जाना है, और इसके सीध में जो भी आपका यहाँ पे वर्ग है, ठीक है, मतलब कि इतने से इतने के बीच में, इसी को हम वर्ग बोलते हैं, तो वही आपका यहाँ पे क्या हो जाने वाला है माध्यक वर्ग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे माध्यक नहीं निकालना था, हमने यहाँ पे माध्यक वर्ग निकालना था, तो ये इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। क्या करना है, आपने n निकालना है, उसका आधा करना है जो भी आया, फिर आपने देखना है कि ये जो भी है ना, जो भी आपका आया है वो यहाँ पे सी एफ में किसके और किसके बीच में आ रहा है, जो भी इसके लिए इसकी यहाँ पे अपर लिमिट होगी, जो उसका यहाँ पे वर्ग होगा वही यहाँ पे माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग 10 से 15, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे पार्ट 1 इसका, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे, ठीक है, 30 क्वेश्चन होते हैं, हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन किए। तो अगर आपको इस पेपर का यहाँ पे पार्ट 2 भी चाहिए तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तब मैं इस पार्ट 2 को जो है बनाने की शुरुआत करूँगा। और अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख करके जाते हैं, आप जो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।